हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, हम जो है सो सीटेट जो सितंबर में होने वाला है 2026 का, उसके लिए हम सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। और इससे पहले का वीडियो जो भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग पुराने वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इसका 2 क्लास हो चुका है, आज ये तीसरा क्लास है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपर्युक्त तर्क मुख्य रूप से विकास के निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। तो उन बच्चों में जो अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। तो यह तर्क किसका है? तो यह तर्क है अस्थिर बनाम वृद्धिशील का। यह तर्क किसका है? तो यह तर्क है अस्थिर बनाम वृद्धिशील का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। तो यह जो है सो अभिकथन बिल्कुल सही है कि जब आप बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखेंगे तो जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच जो सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर है उसे आप खो देंगे। उसके बाद है कि बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन एक और उसका कारण जो है सो दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। तो इनमें से कौन सा कारक है जो जीन पियाजे के प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारक में से नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक उपकरण। सांस्कृतिक उपकरण जो है सो जीन पियाजे के संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। तो जीन पियाजे ने संज्ञान में परिवर्तन के कारक जो है सो 3 कारक के बारे में उन्होंने बताया है। तो पहला कारण है गतिविधि। बच्चे अपने आसपास की दुनिया के साथ संवाद करते हुए सीखते हैं। यह जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने के प्रथम कारक है गतिविधि। द्वितीय कारक है जैविक परिपक्वता और तृतीय कारक है संतुलन। तो जैविक परिपक्वता क्या है? तो शारीरिक विकास की भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद संतुलन। तो बच्चे अपने अनुभवों को संगठित करने और नई जानकारी को अपने मौजूदा ज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यह संतुलन कहलाता है। तो जीन पियाजे ने प्रस्तावित जो संज्ञान में परिवर्तन के कारक हैं वो 3 कारक दिए हैं, तो गतिविधि, जैविक परिपक्वता और संतुलन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो है सो अभिकथन यह बिल्कुल गलत है। यह अभिकथन बिल्कुल गलत है। जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर है। यह अभिकथन गलत दिया हुआ है और इसका कारण है कि विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। ये कारण इसका सही है। तो अभिकथन ए गलत है लेकिन इसका कारण आर जो है सो सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभवों को नहीं समझ पाते तो वे डैश अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे असंतुलन का अनुभव करते हैं। जब वे नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो किसका अनुभव करते हैं? तो असंतुलन का अनुभव करते हैं और अनुकूलन का सहारा लेते हैं। उसके बाद वह अनुकूलन का यानी कि एडेप्टेशन का सहारा लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जहाँ पियाजे बच्चों को डैश देखते हैं वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को डैश देखते हैं। तो पियाजे बच्चों को किस रूप में देखते हैं? तो पियाजे जो है सो बच्चों को विचारों के सक्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में देखते हैं, जिसमें विचारों का सक्रिय हेरफेर होता रहता है उसके कर्ता के रूप में देखते हैं। और वहीं वाइगोत्स्की जो है सो बच्चों को सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पियाजे बच्चों को विचारों के सक्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में देखते हैं और वाइगोत्स्की बच्चों को सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार क्या है? तो लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर है व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी पक्ष में या विपक्ष में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद एक व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार जो है सो व्यक्ति की आयु नहीं है, लेकिन व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी पक्ष में या विपक्ष में जो है सो इसका आधार है। और व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क जो है सो इसका आधार है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के क्या मायने हैं? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना यह संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में डैश की भूमिका आवश्यक है। तो प्रगति में मदद करने में किसकी भूमिका आवश्यक है? तो अधिक जानकार, नॉलेज या अन्य का, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि अधिक जानकार अन्य का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। तो शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। तो अभिकथन है कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। तो अभिकथन बिल्कुल गलत है। उसके बाद है आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। तो इसका कारण भी गलत दिया हुआ है। तो अभिकथन और कारण इसका दोनों गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोथ ए और आर दोनों गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य डैश होना चाहिए। तो मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो मूल्यांकन की प्रकृति जो है सो वह गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य प्रामाणिक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। अभिकथन है कि ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो यह सही है, यह अभिकथन जो है सो बिल्कुल सही है कि ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। उसके बाद कारण देखते हैं, इसका कारण क्या दिया हुआ है। इसका कारण है कि मानदंड संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। तो ये कारण भी सही है, लेकिन इसका जो है सो सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो इनमें से कौन सा प्रश्न छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देगा। तो एक, स्तनपायी की परिभाषा क्या है, या फिर स्तनधारियों के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या, या स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है, या फिर पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण तथा कुछ गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। तो इनमें से कौन सा जो है सो सबसे अधिक विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया। यह जो है सो इसका विश्लेषण अगर छात्र करे तो यह विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन फिर से अभिकथन और कारण का है। अभिकथन है कि एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है। तो अभिकथन बिल्कुल गलत है, एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन करती है। उसके बाद है समावेशन एक नीति है जो एक ऐसे सीखने के लक्ष्यों, समावेशन क्या है, तो समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्य, रणनीति और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। तो यह जो सो कारण भी इसका गलत है। तो ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। है कि व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग, जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अगर आप अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करते हैं तो इनमें से कौन सा सही या गलत होगा। तो अक्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना में सही नहीं है। तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीक उपकरणों के उदाहरण में क्या शामिल है। तो जो बच्चे दृष्टिबाधित है उसके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरण के उदाहरण में क्या शामिल है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, बेल एम्ब्रासर और प्रदर्शक, वाक् पहचान सॉफ्टवेयर, या सांकेतिक भाषा का उपयोग। तो जो दृष्टि बाधित छात्र हैं उसके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा। वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण बिल्कुल सही है। ब्रेल एम्बॉसर और प्रदर्शक ये भी सही है। वाक् पहचान सॉफ्टवेयर भाषण में पाठन यानी कि स्पीच टू टेक्स्ट ये भी सही है। तो ए, बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि जो स्वलीनता वाले विद्यार्थी हैं उनके समावेशन का समर्थन करने के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? तो उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। कक्षाओं में जो छात्र की असफलता है उससे निपटने के लिए शिक्षिकाओं को क्या करना चाहिए? तो अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है क्योंकि बच्चे बहुत सारी भ्रांतियों के साथ स्कूल आते हैं। यह बिल्कुल गलत है। तो संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की भूमिका क्या है कि संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पूर्व ज्ञान जो है सो संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनाने में कैसे सहायता कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। तो यह जो है सो अभिकथन इसका बिल्कुल सही है। समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। तो यह जो है सो बिल्कुल गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो यह किस में हो जाएगा? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो समस्या समाधान के कौशल को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को मौखिकीकरण का प्रोत्साहित करना चाहिए। मौखिकीकरण को जो है सो बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच सादृश्यात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अन्वेषण अधिगम में छात्र विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स क्या करते हैं? तो विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रति को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। तो रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? कक्षा में आगे बैठने का कोशिश ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। यह किस रणनीति का उपयोग है? तो यह अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भावनाएं कूट लेखन एनाकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती है लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जो कि गलत है। उसके बाद है भावनाएं जानकारी की कुशल पूर्ण
पुनर्प्राप्ति में मदद करती है लेकिन सीखने के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती है। यह भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कि भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। तो ये जो है सो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षक जो है सो छात्रों में आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सीखने का आनंद पैदा करके, बाय इनकलकुलेटिंग जॉय ऑफ लर्निंग, सीखने का आनंद पैदा करके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अनन्य है। व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। और ऑप्शन सी है कि आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। पिछले वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।